जी, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स, एल्कीनों में अति संयुग्मन। अब एल्कीन्स कौन सी होती है? जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है, वो एल्कीन्स होती है। जैसे ये एथीन है, कॉमन एग्जाम्पल हो जाएगा C डबल बॉन्ड C। ये एल्कीन्स हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो। अब इनके अंदर अति संयुग्मन कैसे होगा? तो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड के बीच में क्या होगी? एल्कीनों में कौन सा बंध होता है? पाई बंध के मध्य अतिव्यापन। और इस अतिव्यापन से अणु के अंदर जो अनुनाद उत्पन्न होगा उसको ही अपन अति संयुग्मन कहेंगे। तो एल्कीनों के अंदर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड के बीच ओवरलैपिंग होगी और उससे अणु के अंदर क्या आ जाएगा? अनुनाद उत्पन्न हो जाएगा, यानी एक से अधिक अनुनादी संरचनाएं बनेगी और उसको एल्कीनों में अपन अति संयुग्मन कहेंगे। तो ये तो बात हुई इसकी इम्पोर्टेंट, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों और पाई बॉन्ड के बीच ओवरलैपिंग होगी। तो देखो एल्कीन्स है, एथीन का एग्जाम्पल लेते हैं एक बार। अब इसके अंदर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कैसे ढूंढेंगे? तो एल्कीन के ये जो दो आपको कार्बन दिखाई दे रहे हैं, इनको एक यूनिट मान लो, यानी अपन a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं गणित के अंदर। वैसे ही a माइनस बी एक्स मानते हैं, वैसे ही C डबल बॉन्ड C को एक यूनिट मान लेनी है। यानी अब इनके पास जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा। यहाँ फिलहाल इसको एक यूनिट मान लें तो इनके पास कोई दूसरा कार्बन मौजूद नहीं है। इसका मतलब अल्फा कार्बन इसके अंदर कितने हैं? अल्फा कार्बन 0 है, तो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी कितने हो जाएंगे? 0। और आगे बढ़ते हैं, एथीन के बाद में एग्जाम्पल लेते हैं प्रोपीन का। ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यानी इसकी बात हो रही है, और ये है प्रोपीन। तो ये रहा एक यूनिट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि आधे को किसको छोड़ दें, पूरा ही शामिल करना पड़ेगा। इसके पास वाला यानी डबल बॉन्ड के दोनों कार्बनों के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, तो डबल बॉन्ड ये रहा। इसके पास वाला ये कार्बन अल्फा, यदि उधर होता तो भी अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई H अल्फा H होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके पास वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन है, और इससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? अल्फा H है। इसका मतलब इसमें अल्फा H कितने हो गए? 3। और आगे बढ़ते हैं, ये एक और एल्कीन है, इसके अंदर अल्फा H देखो, इसको एक यूनिट मान लिया। अब इसके पास जो भी कार्बन है द्विबंध के कार्बनों से जुड़ा हुआ कार्बन, तो ये इधर इस द्विबंध वाले इस कार्बन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इस पर 3 अल्फा H। इधर इसके पास वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन, इस पर 3 H अल्फा H है, तो 3 और 3 6 तो अल्फा H की संख्या हो जाएगी 6। तो अल्फा H तो इसके अंदर इस तरीके से अपन काउंट करेंगे। ये तो बात हुई अल्फा हाइड्रोजनों की। अब आगे बढ़ते हैं, अल्फा हाइड्रोजनों के बाद इनके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कैसे? तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं किसका? प्रोपीन का, क्योंकि इसके अंदर अल्फा H मौजूद ही नहीं है। तो ये 1, ये 2 और ये 3, फिर C और ये CH2 और ये H, ये हो जाएगी प्रोपीन। ये रहा अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, अतिव्यापन में जाएगा किसके साथ? पाई बंध के साथ। तो मैं यदि इस पाई बंध को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, और इस कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड के रूप में शिफ्ट कर दूँ तो क्या बना? देखो
सी एच एच, ये बॉन्ड टूट गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये सी एच, ये डबल बॉन्ड और ये CH2 और ये माइनस, यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, इस पर जो प्लस आएगा उसको इलेक्ट्रॉन इधर से मिल जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये H+ ऐसे ही बिना बंद के जुड़ा रहेगा, इसको ही नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। इसकी अगली अनुनादी संरचना अपन बनाएं तो क्या बनेगी? अनुनादी संरचनाओं के बीच डबल एरो लगाते हैं दोनों तरफ। अब हाइड्रोजन, यदि ये कार्बन हाइड्रोजन बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो अब की बार वो बॉन्ड तो वापस जोड़ दो और इसको तोड़ दो, CH H डबल बॉन्ड CH CH2 और ये माइनस, और थर्ड उसके बाद इसको तोड़ दो तो ये हो जाएगा H और ये बॉन्ड तोड़ दिया H+ डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस। देखो कितनी अनुनादी संरचना बन गई, एक खुद थी, 2 3 और 4। अल्फा H कितने थे? अल्फा H थे 3, अनुनादी संरचनाएं कितनी बनी? 4। तो अल्फा H जितने होंगे उससे एक अधिक अनुनादी संरचना अपने को मिलेगी। तो ये तो थी प्रोपीन के अंदर क्या हो गया, ये अति संयुग्मन। अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन पाई बंध के साथ अतिव्यापन करके क्या कर रहे हैं, अणु के अंदर रेजोनेंस या अनुनाद उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके कारण इसकी एक से अधिक अनुनादी संरचनाएं अपने को प्राप्त हो रही है। और जिस अणु की जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होती है वो उतना ही अधिक स्थायी होता है। ये तो बात हुई एल्कीनों के अंदर अति संयुग्मन की। इसके अलावा आप देखो बेंजीन पर यदि अल्फा कार्बन कोई जुड़ा हुआ है तो भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। ये बेंजीन रिंग के सारे कार्बन एक जैसे हैं, इस पर एक एक्स्ट्रा कार्बन जुड़ा हुआ है तो इस बेंजीन रिंग के कार्बनों को एक यूनिट मान लो। इसके पास वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यदि अपने कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन दे दे, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन क्या कर दे दे कहाँ? यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड के रूप में, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दोगे आप? शिफ्ट कर दोगे अगले कार्बन पर। तो देखो क्या बना, CH H पॉजिटिव डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा ये, फिर इस नेगेटिव को यहाँ शिफ्ट कर दो और इस पाई बॉन्ड को अगले कार्बन पे शिफ्ट कर दो। ये शिफ्टिंग भी देखेंगे एक क्लास के अंदर अपन कि शिफ्टिंग को कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये नेगेटिव डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड H H और H+। इस तरीके से क्या होगा? अनुनाद होगा इसके अंदर। फिर ये यहाँ भेज दो, और इसको अगले कार्बन पर भेज दो, माइनस डबल बॉन्ड CH H और H+। फिर लास्ट में इसको यहाँ इस पाई बंध को अपने वापस उसी स्थान पर भेज दो, H H H। तो मेथिल समूह यानी बेंजीन वाले को एक यूनिट मान लें तो इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई अल्फा हाइड्रोजन अपने कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन यदि दे करके पाई बंध के साथ अतिव्यापन करके ये सिग्मा रहा यहाँ आ जाता है, ये पाई अगले पे शिफ्ट हो जाता है। तो पाई बंध के साथ अतिव्यापन करके यदि अणु के अंदर अनुनाद उत्पन्न कर दे तो वो अति संयुग्मन कहलाता है। तो ये हो गया मेथिल बेंजीन के अंदर अति संयुग्मन। ऊपर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है किस पर? बेंजीन पर। तो मेथिल बेंजीन में क्या हो जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी को भी डिसाइड करेगा, अगली इसी के अंदर आगे देखेंगे अपन कि इसके अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो ये तो बात हुई बेंजीन की। अब देखते हैं अपन
अतिसंयुग्मन के अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग के अंदर पहला है कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व। कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, यानी कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्थायी है और कौन सा कार्बोकेट कम स्थायी है, उसके बारे में यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो ये कह चुके हैं अपन कि अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंधों की संख्या जितनी ज़्यादा, अतिसंयुग्मन उतना ही ज़्यादा, अनुनादी संरचनाएं उतनी ही ज़्यादा और स्थायित्व भी उतना ही ज़्यादा। ये कार्बोकेटाइन हो गए अपने, ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये हो जाएगा 1 डिग्री, ये हो जाएगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके पास वाला ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। अल्फा कार्बन 3 है और 3 पर 3 हाइड्रोजन है, तो अल्फा एच हो गए टोटल 9। इसके अंदर जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके पास वाले कार्बन 2 हैं और उन पर 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो अल्फा एच हो गए 6। इसमें जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उससे 1 कार्बन जुड़ रहा है और उस पर 3 हाइड्रोजन है, अल्फा एच 3 है। और इसमें जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, अल्फा एच है 0। अब अल्फा एच जितने ज़्यादा, ये पीछे देख चुके हैं अपन, अल्फा एच जितने ज़्यादा होंगे अणु की अनुनादी संरचनाएं उतनी ज़्यादा होगी और उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, लास्ट में मेथिल। ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम और मेथिल सबसे कम। अल्फा एच जितने ज़्यादा होंगे अनुनादी संरचना उतनी ज़्यादा बनेगी। अल्फा एच प्लस 1 यानी इसकी टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी 10, इसकी हो जाएगी 3 3 6 रेख 7, इसकी हो जाएगी 3 रेख 4 और इसकी केवल एक ही स्ट्रक्चर होगी। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी किसी मॉलिक्यूल की वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 10 7 4 1, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में हो जाएगा कौन सा? मेथिल कार्बोकेटाइन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है वो अपन देख चुके हैं। दूसरा एप्लीकेशन है मुक्त मूलकों यानी फ्री रेडिकल्स का स्थायित्व। अब मुक्त मूलक भी ऐसे ही होते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो यहाँ क्या करना है अपने को? यहाँ पॉजिटिव हटा देना है बस, और क्या लगा दो? एक डॉट लगा दो। ये कार्बन मुक्त मूलक बन गए। कार्बन पे डॉट लगा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मुक्त मूलक हो गए। और ये बनता है सहसंयोजक बंध के समान स्विदलन से, यानी ये बंध है 2 एटम लगे हुए हैं, इसके बीच के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन साझे में, तो इसका समान से यानी बराबर विभाजन कर दें। 1 इलेक्ट्रॉन बी को दे दें, 1 इलेक्ट्रॉन ए को दे दें, तो ये होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कहलाता है। और इससे क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। किससे? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। यानी सहसंयोजक बंध को तोड़ दो और उसके इलेक्ट्रॉन जितने भी परमाणु जुड़े हैं उनमें बराबर बराबर बांट दो। और सहसंयोजक बंध के समान स्विदलन को या होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज को इस तरीके से दर्शाते हैं, हाफ एरो से, इस तरीके से। ठीक।
अब देखो वो की वही कंडीशन यहाँ है, अल्फा एच गिन लो, जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल लगा हुआ है उस कार्बन से 3 कार्बन, तो अल्फा एच कितने हो गए 9, अल्फा एच 6, अल्फा एच 3 और अल्फा एच 0। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी हो जाएगी 10, 9 + 1 6 + 1 7, 3 + 1 4 और ये 0। इसकी खुद की एक ही रहेगी तो 0 + 1 = 1। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा। 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में कौन सा मेथिल फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनती है यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इनके अंदर कैसे होता है वो अपन पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। तो ये हुआ मुक्त मूलकों का स्थायित्व है। फिर आ जाते हैं थर्ड, एल्कीनों का स्थायित्व। तीसरा अनुप्रयोग है एल्कीनों का स्थायित्व। वही कहानी यहाँ है, अल्फा एच गिन लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 ये और अब इनमें अपने को ये बताना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन्स कौन सी होंगी। तो अल्फा एच गिन लो, तो यहाँ तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास कोई कार्बन ही नहीं है, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन है एक और उस पर 3 अल्फा एच जुड़े हुए हैं। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास एक इधर जुड़ा हुआ है और एक इधर जुड़ा हुआ है, यानी इसको एक यूनिट मान के, तो 3 ये और 3 वो, अल्फा एच कितने हैं 6। और यहाँ इसके पास, ये भी इसके पास है, ये भी इसके पास, तो अल्फा एच 4 कार्बनों में 3 3 है, टोटल 12। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी ये एल्कीन अल्फा एच 12, फिर ये लास्ट में सबसे कम स्टेबल हो जाएगी एथीन, क्योंकि इनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, रेजोनेंस नहीं होगा, और रेजोनेंस नहीं होगा तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम हो जाएगी। इसके अंदर अल्फा एच 12 है, टोटल 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी हो जाएगी, वो एल्कीन हो जाएगी जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो स्टेबिलिटी को भी अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज करते हैं, क्योंकि उसके कारण अतिसंयुग्मन होता है और अतिसंयुग्मन से अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ती है और अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ने के साथ स्थायित्व बढ़ता है।